इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा द नाजी वर्ल्ड व्यू, देन हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, देन द लास्ट टॉपिक विल बी द रेशियल यूटोपिया। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो भी मानवता का अपराध नाजिस ने किया था वो उनके एक बिलीफ सिस्टम को बेस करके उन्होंने किया था, यानी कि वो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ जो नाजी है वही इस दुनिया में ग्रेट है, बाकी जो कौम है, बाकी जो नस्ल है वो दुश्मन है, इसलिए उनको इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहिए। जो नाजी थे वो हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। हिटलर की आइडियोलॉजी ये थी कि इस दुनिया में सभी लोग बराबर नहीं हैं, जो लोग ग्रेट हैं उन्हें आगे रखना चाहिए और उनके बाद जैसी जिसकी एलिजिबिलिटी है, जैसी योग्यता है, उसके बाद उनको अधिकार मिलेंगे। जो नालायक है, जो कुछ काम नहीं कर सकते, जो अपना अधिकार नहीं छीन सकते, उन्हें इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। उसका ये मानना था कि जो ब्लंड हैं, जिनकी ब्लू आइज़ हैं, वो सबसे पहले रहेंगे। उसके बाद रहेंगे नॉर्डिक जर्मन्स, यानी कि जो जर्मनी के लोग थे, और उसके बाद जो रहेंगे ज्यूज़। जो ज्यूज़ रहेंगे वो सबसे लास्ट रहने वाले हैं, और जो जर्मनी के लोग हैं, जर्मन आर्यंस, उनको सबसे टॉप पे रखा जाना चाहिए क्योंकि उनमें उतनी एलिजिबिलिटी है। इसके अनुसार जितने भी जो ज्यूज़ थे, यहूदी थे, वो एंटी जर्मन्स थे, यानी कि जर्मन के दुश्मन थे। हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वो रेशियल हायरेसी की थी, यानी कि जब हम अपनी कौम को दूसरी कौम से कम दर या ज़्यादातर आंकें। हिटलर ने अपनी आइडियोलॉजी को बोरो किया था जो वर्ल्ड वाइड थिंकर थे, जैसे कि चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर्स। इनकी जो थिंकिंग थी उसको फॉलो हिटलर कर रहा था। डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट था और उसने प्लांट्स और एनिमल के क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के बेस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसके अनुसार जो फिट है उसी को जिंदा रहने का अधिकार है, यानी कि उसने आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया था। इस आइडिया के अनुसार वही स्पीसीज इस दुनिया में जिंदा रह सकती है जो अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज कर ले, समय के अनुसार अपने आप को ढाल ले, वही स्पेसीज, वही प्रजाति इस दुनिया में जीवित रह सकती है। हालांकि इन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो नेचुरल को बेस मान कर दिए थे। उन्होंने जो नियम बताए थे वो इंसान के ऊपर लागू नहीं होते हैं, मतलब कि जो रेशियल जो डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे के बीच में नहीं रहना चाहिए। नेचुरल प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में ऐसा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नाजी थे उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि भैया वही इस दुनिया में जिंदा रह सकता है जो स्ट्रांग है, जिसमें लड़ने की क्षमता है, और जो वीक है उसे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जो आर्यंस हैं, जो जर्मन के आर्यंस थे, वो इस रेस में सबसे आगे हैं, वो दूसरी कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए पूरे की पूरी दुनिया में जो जर्मन आर्यन है उनका ही कब्जा रहेगा। दूसरी जो हिटलर की आइडियोलॉजी है वो लेवेस्ट्रॉम की जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से भी काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है। इसके अनुसार अपने देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में बसाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। ईस्ट में हिटलर अपनी बाउंड्रीज़ को और ज़्यादा फैलाना चाहता था ताकि सारे के सारे जो जर्मन्स हैं वो जियोग्राफिकली एक ही जगह पर इकट्ठा हो सकें। इन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए उन्होंने अपने प्लान्स दूसरे देशों पर फैलाना शुरू किया और सबसे पहले पोलैंड पर उन लोगों ने अपने प्लान्स आजमाए। 3.1 यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, किस तरह से जो रेशियल स्टेट है उसको एस्टेब्लिश किया। जैसे ही जो नाजीज थे वो फुल पावर में आए, उन्होंने अपने प्लान को स्टार्ट किया। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की वहाँ पर रेशियल कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने की, यानी कि जो जर्मन्स थे, जो प्योर जर्मन्स थे, उनको ही पूरे जर्मनी में तवज्जो देना उन्होंने शुरू किया, और जो अनडिज़ायरेबल थे यानी कि दूसरी कम्युनिटीज़ थी उनको प्रताड़ित करना उन्होंने शुरू किया, जो कि उनकी प्लान का हिस्सा था। नाजिस अपने देश में सिर्फ और सिर्फ प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस की सोसाइटी चाहते थे।
नाजिस की आइडियोलॉजी के अनुसार वो लोग जो वीक हैं और इम्प्योर हैं, मतलब कि दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो इस कंट्री में एबनॉर्मल हैं, उन्हें आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही अब वो आगे आने वाले समय के लिए देश में रह सकते। जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, जो हेलमुट में एक जर्मन सिपाही था, वो अपने आप को सुसाइड करना चाहता था, तो उसने कहीं ना कहीं इसी सोच को आधार मानकर जितने भी ज्यूज थे उनको मारा था। यहाँ पर हम बात करेंगे डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस थे, और बाकी के जो आर्यंस वीक हो चुके थे, बुजुर्ग थे, वो भी उनके देश में रहने के लायक नहीं थे, अनडिज़ायरेबल थे। ज्यूज तो अनडिज़ायरेबल थे ही, साथ ही कई और कम्युनिटी जैसे कि जिप्सीज, ये भी उनके अनुसार अनडिज़ायरेबल कैटेगरी में आते थे। सबसे पहले तो जितने भी अनडिज़ायरेबल लोग थे उनसे उस देश की सिटीजनशिप छीन ली, और उसके बाद फिर उनको ज़बरदस्ती बंदी बनाकर काम करवाने के लिए भेजा जाने लगा। और साथ साथ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, विकलांग थे, या तो वो भूखे मर जाते थे या फिर उनको ज़बरदस्ती गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। जर्मनी ने रूस और पोलैंड के जिन हिस्सों को ऑक्यूपाई किया था, कब्जा किया था, वहाँ के लोगों से ऐसा बर्ताव लगातार किया जाने लगा। नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल ज्यूज का था। ज्यूज के प्रति नाजियों की जो दुश्मनी थी उसका बेस ज्यूज के प्रति जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियन रिलीजन था, उसमें मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि जो ईसा मसीह थे उनको यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतर हत्यारे और सूदखोर थे। मेडिएवल टाइम तक जो ज्यूज थे उनको ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया जाता था। वे लोग मुख्य रूप से ट्रेड या फिर जो मनी लेंडिंग का काम होता था, पैसा उधार देने का काम होता था, उसी को करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटोस कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए बार बार जो क्रिश्चियन थे उनका सफाया करते जाते थे। उनके खिलाफ जब तक जो ऑर्गेनाइजेशन वायलेंस था होता रहता था, उन्हें बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन क्रिश्चियनिटी से उन्हें बचने का एक रास्ता भी दिया हुआ था। यदि वो अपना जो रिलीजन है उसको चेंज कर ले तो उनको माफ़ कर दिया जाता था। लेकिन जो हिटलर था उसकी सोच तो यहूदियों के प्रति और भी ज़्यादा नफ़रत से भरी हुई थी। उसका ये मानना था कि इस तरह के साइंटिफिक रीजंस थे, साइंटिफिक मेथड से हम जो ज्यूज़ हैं उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि इनका हम टोटल एलिमिनेशन ना कर दें। मतलब कि दुनिया से जो ज्यूज़ हैं, जो यहूदी हैं, उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दो। नाउ द टोटल रेशियल यूटोपिया, मतलब कि किस तरह से यहूदी थे, जो ज्यूज थे, उनका खात्मा किया जाता था। वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान जितने भी नाजीज थे वो मर्डरस रेशियल आइडियाज़ जैसे ख़तरनाक विचारों से, ख़तरनाक मेथड से लोगों का खात्मा कर रहे थे और एक न्यू जर्मनी का डेवलपमेंट करने का सोच रहे थे। जियोनासाइड यानी कि नरसंहार और वार एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वो उन्होंने सबसे पहले जो पोलैंड पर ऑक्यूपाई किया तो वहाँ के ज़्यादातर लोगों को, जो ज्यूज़ थे, उनको बंदी बना लिया और पूरी तरह से पोलैंड को हराने के बाद उसको तहस नहस करने का इरादा कर लिया था। चाहे वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड का हिस्सा हो या और दूसरे एरियाज़, उन सभी को जर्मनी में मिला लिया गया था। पोलैंड के लोगों को अपने घर और सारी की सारी प्रॉपर्टी को छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मन्स वहां लाकर बसाए जा सकें। इसके बाद जो पोलैंड वासी थे उन्हें जानवरों की तरह खदेड़ कर, जानवरों की तरह जनरल गवर्नमेंट नामक एक जो जगह थी वहां पर भर दिया जाता था। उनको बंदी बना दिया जाता था, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था और जब वो काम के नहीं बचते थे तो उनको गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। उनके जो बच्चे थे, ज्यूज़ के जो बच्चे थे, उनको उनके माँ बाप से छीनकर जो रेस स्पेशलिस्ट थे उनसे चेक करवाया जाता था और उसके बाद अगर वो आर्यन रहते थे तो उनको जर्मनी में शामिल किया जाता था, नहीं तो अपने माँ बाप के पास काम करने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता था या फिर उनको ऑर्फन्स में रखा जाता था जहाँ पर ज्यूज़ के बच्चे रहते थे।
इन ऑर्फन्स में बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, उनको खाने को दिया नहीं जाता था, काम ज़बरदस्ती करवाया जाता था, ज़्यादातर बच्चे भूख और बीमारियों से मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम जो गेट और गैस चैम्बर थे, वहीं पर जो ज्यूज़ थे, यहूदी थे, उनको मौत के घाट उतारा गया। नाज़ीज़ ने ज्यूज़ को ख़त्म करने के लिए 3 स्टेजेस फॉलो किए। पहला जो स्टेज था वो था एक्सक्लूजन का, यानी कि बहिष्कार। ये स्टेज फॉलो किया गया था 1933 से लेकर 1939 तक, और इसमें उनको जो उनके राइट्स थे उनसे अलग किया गया। 1935 में एक लॉस ऑफ सिटीजनशिप बनाया गया। इसके अनुसार वही लोग देश में रह सकते हैं जिनका ब्लड रिलेशन जर्मनी के आर्यन के साथ है। ज्यूस और जर्मनी के बीच में अब कोई भी मैरिट रिलेशन नहीं हो सकते हैं, शादी वो नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी आदमी ने किसी भी जर्मन या ज्यूस लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया तो ये वहाँ पर क्राइम माना जाएगा, और उसके बाद जो भी ज्यूस थे वो नेशनल फ्लैग को होस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेज था गेटोसेशन, जो कि 1940 से लेकर 1944 तक चला। इसमें ये कहा गया कि जितने भी ज्यूस थे उनको कहा कि भाई आप एक येलो स्टार का जो डेविड का एक बिल्ला है इसको आप गले में टांग कर रखिए। उनके घरों पर एक अलग से ज्यूस की पहचान चिपका दी ताकि कोई भी देखकर समझ जाए। उनके पासपोर्ट, उनके जितने भी आइडेंटिटी मार्क्स थे वो जब्त किए कर लिए गए। उनको एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिया गया, मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लेस बना दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीबी और पिछड़ा हुआ इलाका था, कुछ भी सुविधाएं वहाँ पर थी नहीं। वहाँ पर जितने भी ज्यूस थे पूरे देश के उनको रखा जाने लगा। धीरे धीरे उनको फोर्स किया गया कि जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी उनकी वेल्थ है वो उसे छोड़ दें। तो धीरे धीरे करके जो एरियाज़ थे ज्यूस के वो काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी और गंदगी से पूरी तरह से भर चुके थे। ज्यूस को पनिशमेंट देने के लिए, पनिश करने के लिए घेटोस पे रखा जाता था जो कि ईस्ट में थे। लोज और मार्सा स्पेशल थे जहाँ पर बड़ी संख्या में इन लोगों को ज्यूस को रखा जाता था। धीरे धीरे करके जितने भी जो घेटोस थे वो गंदगी से भरने लगे। भुखमरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि वहाँ पर कोई भी साफ़ सफाई की व्यवस्था थी नहीं। ज़बरदस्ती उनको भूखा रखा जाता था, काम करवाया जाता था खूब सारा। लास्ट स्टेज था एनिहिलेशन का, जो कि 1941 से स्टार्ट हुआ और 1945 तक चलता रहा। बड़ी संख्या में ज्यूस हाउसेस, गेटोस और जहाँ पर वो रहते थे उनको मालगाड़ी में जानवरों की तरह भर भर कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लेकर आए और वहाँ पर उनको बहुत दिनों तक रखा जाता था। भूखे वो लोग रहते थे और बाद में जब उनके शरीर में कुछ भी नहीं बचता था तो उनको जहरीली गैस से भरे हुए चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। तो इतनी ख़तरनाक तरीके से उनको यातनाएं दी जाती थी और इस तरह से जो ज्यूस थे उनका एनिहिलेशन किया गया, सर्वनाश किया गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।